25,000 का इनामी है और वो क्रिकेट खेल रहा है और एसएसपी वहां नमस्ते कर रहा, सैल्यूट मार रहा, कह रहा सर सिगरेट लाऊं? बोले नहीं बेटा सिगरेट नहीं, चाय बोल के आओ जल्दी से, गुड है और पान ले आना उधर से। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, वो भाजपा जवाब देगी, मैं थोड़ी जवाब दूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य पढ़ रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है, वो भाजपा जाने, ठीक, उनसे बहस करेगा। पुरानी बात है, वहां किसी ने कहा 25 करोड़ का विषय है और भूख भय और भ्रष्टाचार का सवाल है ना। पेट के अलावा, पेट के बिना कैसे चल सकता है जीवन? नहीं ना भाई, जिससे आपको कुछ शिकायत है तो आप उसके खिलाफ होंगे, जिससे उम्मीद है उसके पक्ष में होंगे। इसमें राजनीतिक क्या होता है? आप पूरब भी चले, पश्चिम भी चले और फिर अचानक से ब्रेक ले ले, फिर के अब हम तो बीच में खड़े रहेंगे, कहीं नहीं है गए। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। उत्तर प्रदेश ने एक लंबे अरसे से यही देखा, विधान परिषद। ये बात योगी आदित्यनाथ कहें कि जहां से आला कमान कहेगा वहां से लड़ेंगे, ये लड़ने को कहेगा तो लड़ेंगे, नहीं मना करेगा तो नहीं लड़ेंगे, समझ में आएगी बात। पश्चिम में सबसे बड़ा स्टेक आपकी पार्टी का है और पार्टी से भी ज्यादा मैं कहूंगा नेता का है। अभी नहीं तो कभी नहीं, बाकी को चांस मिल भी सकता है, लेकिन इसमें अगर जयंत बाबू कुछ परिणाम नहीं दिए तो फिर बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या लग रहा है पश्चिम में? मायावती जी और ओवैसी दोनों की जो टेक्टिकल फील्डिंग है पश्चिम में, रणनीतिक तौर पर उम्मीदवार जो उतारे जा रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? देखिए अमिताभ जी, आपका थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट होता है और थोड़ा तथ्यों पे डिबेट होता है, और यहाँ पे जो डिबेट के फॉर्म में डिबेट नहीं होता है बल्कि सच को एक ईमानदारी से रखा जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेती है जो मैं कहने जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आप बैठे हो इसलिए मैं थोड़ी सी नहीं, मेरी डिबेट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता ना 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 ना, वो जनता ही जानती है सब। तो इसलिए देखिए अमिताभ जी, आप भी जानते हो 2013 के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण किया था, उसके बाद जो आपने कहा कि 2014, 2017, 2019 इसमें हम वो खाई पाट नहीं पाए। पर चौधरी अजीत सिंह जी जब मुजफ्फरनगर लड़ने गए थे तब हर कोई यही कह रहा था कि साहब मुजफ्फरनगर बड़ा कठिन है और आपने क्यों चूज किया? तो उन्होंने कहा देखो, मुजफ्फरनगर से मैं लड़ने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई बन गई है उसको पाटना है। जो 2013 के दंगों के बाद जो ये दूरियां आ गई थी उसको हमें पाटना है, इसके लिए मैंने मुजफ्फरनगर को चूज किया है। और जब वो हार गए थे, बहुत थोड़े से अंतर से हारे थे, तो हम लोग काफी दुखी थे और हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अरे तुम क्यों दुखी हो, मैं तो जो करने गया था वो करके आ गया। मैं वो खाई पाटने गया था हिंदू मुसलमान के बीच की, और वो मैं पाट के आ गया हूं, तो मैं तो जीत के आया हूं, मैं हार के थोड़ी ना आया हूं। तो देखिए आज जो वो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ खोया है, चाहे वो हिंदू परिवार हो चाहे वो मुस्लिम परिवार हो। अर्थव्यवस्था खोई है पश्चिम उत्तर प्रदेश ने, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा है, लोगों ने बहुत दर्द सहा है, अपनों को खोया है। तो अब वो लोग भी उससे दूर हटना चाहते हैं और वो लोग भी समझ चुके हैं जी है उसको कहीं ना कहीं अब खत्म करने की जरूरत है। इसलिए शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब जो माहौल है वो शायद इस बार वोट हिंदू मुसलमान और कास्टिज्म की बजाय किसान एज अ किसान होगा, जो पिछले एक साल से किसान आंदोलन चला। ठीक रोहित बाबू, ठीक। अब आप ठीक, आपने अपनी बात अच्छे से रखी। प्रशांत वशिष्ठ साहब जी, एक ओवरऑल इंप्रेशन है पूरे वेस्टर्न यूपी में कि बीजेपी पर अगर आप किसी से प्रेडिक्शन पूछो वहां कि भाई बीजेपी कैसा करेगी, तो चाय वाले से लेके और गुड़ मंडी में बैठा व्यापारी तक सब एक ही बात कहते कि ये देखना पड़ेगा कि भाई हाथी कैसा लड़ेगा और ओवैसी की पार्टी वाला कैसा लड़ेगा। तो ये जो मामला है, लग रहा है कि बीजेपी के माथे का रोली चंदन वहीं से आएगा। प्रशांत वशिष्ठ जी, देखिए अमिताभ भाई, मैं इस बात से आपकी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भारतवर्ष में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में लोगों ने वंशवाद, जातिवाद की, ये भय भूख और भ्रष्टाचार की जो राजनीति थी, वोटों के ध्रुवीकरण की और तुष्टीकरण की जो राजनीति थी,
उसको नकार दिया है। विकासवाद की राजनीति पर अब जनता वोट करना चाहती है। 2019 में जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार से जोड़कर गठजोड़ बनाया गया था, भाई जातिवादी गठबंधन क्या है? जातिवाद का गठबंधन, जाति का गठबंधन है। आप ये जाति पर ही तो आंकड़े लगा रहे हैं कि जाट इतना परसेंट है, मुस्लिम इतना परसेंट है, ऐसे करके इतना वोट हमें आ जाएगा। वो सारे आंकड़े फेल हो गए 2019 में। आप जो सबका आकलन था, वो आकलन ये था कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी नहीं पा रही है, और जबकि हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 62 सीटें हमने जीती। सारे आंकड़े ध्वस्त हो गए। जनता ने कहा केवल विकासवाद पर वोट देंगे। और जहां तक समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के जीतने का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के हारने का प्रश्न है, तो प्रत्याशियों की जो सूची है समाजवादी पार्टी की, उसने ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित कर दिया है। दंगाइयों, भूमाफियाओं और पेशेवर गुंडों को उम्मीदवार बनाकर इन्होंने बता दिया है कि ये नहीं ये वही सपा है। हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में गन लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। इनके सपा शासन में हमारे किसान भाई रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हितचिंतक बनने का जो ढोंग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों से किसान का नुकसान हुआ है। प्रशांत बाबू, जिन्ना प्रेमी है। ठीक। वो जो 13 में जो घटना घटी थी मुजफ्फरनगर में दंगे की, उसका जितना हर्जाना बनता था उतना हर्जाना अजीत सिंह की पार्टी ने भी भरा और उतना हर्जाना मुलायम सिंह की पार्टी ने भी भरा। 14 हाथ से निकल गया, 17 निकल गया, 19 निकल गया। अब कितनी बार हर्जाना लगेगा भाई? ये भी एक विषय है ना भाई। आखिर 84 का दंगा कांग्रेस के सिर से हटा ना, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए ना, कानपुर जैसे सीट श्री प्रकाश जायसवाल जीत के आए ना, जहां सरदार का मतलब है। तो वही मैं करो। खैर मनीष सिंह, आपकी पार्टी का जो गठबंधन है आरएलडी के साथ, उसका पूरा भविष्य इस बात पर आकर टिकता है कि क्या 2013 दंगे से पूर्व की तरह जाट और मुसलमान यानी जेएम फैक्टर एक साथ वोट करेगा? एक ही सूत्र है बस वहां, बाकी तो ज्यादा गणित मुझे नहीं लगता लगाने की जरूरत है। अगर करेगा तो आपकी नैया पार, और नहीं करेगा तो नैया डूब जाएगी। मनीष सिंह। अमिताभ सर, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम भाई। और आपको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी ने परिवारवाद, वंशवाद, दंगाइयों, बेल और जेल से अपनी बात को इन्होंने प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बात क्यों भूल जाते हैं? कल सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी लखनऊ में प्रेस को संबोधित कर रहे थे, और अनुराग ठाकुर जी प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र हैं कि नहीं हैं? प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएंगे कि प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर में किस तरह का संबंध है? क्या पिता पुत्र का संबंध है कि नहीं है? परिवारवाद, वंशवाद और दंगाई जब सत्ता में चले आएंगे तो दंगे कहां से होंगे? और बेल और जेल की जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं अमिताभ सर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बेल और जेल की ये लोग बात करते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी के संगठन का इन्होंने निर्माण किया था। हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के नौजवानों को, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा रहने वाले नौजवान जिनके ऊपर हिंदू मुसलमान के झगड़ों में हिंदू युवा वाहिनी का, जो योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंच जाते थे और मुसलमानों को अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपमानित करते थे। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, भस्मासुर की तरह से अपने संगठन को पेट में निगल गए। उन नौजवानों से पूछने गए, उनका संगठन वो निकल गया। आप छोड़ो, आप तो ये बताओ भैया मनीष बाबू कि वहां जाट और मुस्लिम एक साथ है, दिख रहा है कि नहीं? अगर दिख रहा है तो कल्याण है, नहीं तो गई भैंस पानी। मैं सर आपके सवाल पे आ रहा हूँ। बात उत्तर प्रदेश में जाट, मुसलमान, दलित, अगड़ा पिछड़ा का नहीं है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ठीक समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान अपनी लागत के दुगुनी फसल का मूल्य चाहता है। मनीष बाबू ठीक है, मैं सुरेश जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा।
दो तरह के वक्तव्य भारत के राजनीतिक रखते हैं, एक जेब में, एक जेब में। क्या पब्लिक में होते हैं तो कहते हैं कि मुद्दा ये है, क्या 135 करोड़ लोगों का केंद्र का मामला हो और यूपी का हो तो 25 करोड़, ठीक। और जब बैठक अपने घर में बैठते हैं और मान लीजिए मिलाने लायक भाई ठीक है ये यूसुफ अंसारी हैं और इनको पार्टी में लो, उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा जी तो अंसारी वोट कितना है अग्निहोत्री जी वहां, क्या यार अच्छा मालवाल है कुछ लड़ लेंगे कि नहीं, ये देना पड़ेगा। वहां आज तक मुझे ऐसा नेता नहीं मिला जिसने कहा कि नहीं अग्निहोत्री जी प्रश्न 25 करोड़ लोगों का है, उन्हें ना काछी कोरी कुर्मी धानु गुधी मरमल्ला निषाद गरड़िया ये नहीं है क्या? और सब लोग ऐसा ऐसा ज्ञान देके यार निकल जाते हो, जनता बड़ी गुस्सा होती फिर वो ढूंढती है आप लोगों को, इसीलिए है कि पूरी जन्मपत्री इसी आधार पर बनाते हो, इसी आधार पर। सुरेश जी की पार्टी है, मैं बता रहा हूं 3 चुनाव पहले की बात, सुरेश जी आ रहा हूं उसी में आप सवाल ले लूंगा। एक हमारे परिचित मायावती जी के पास गए टिकट के लिए, बात तय हो गई, मायावती जी ने उनको 1 मिनट दिया टिकट तय करने में एमएलए की। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी जात का कितना आदमी है वहां, बोले 35,000, कितना तुमको मिल जाएगा, बोले हमको 90,000, 90% मिल जाएगा। बोले नहीं तुम्हारी शक्ल सूरत देख के नहीं लग रहा 90% मिल जाएगा, तुमको मिलेगा 60% मैक्सिमम। बताया उन्होंने काम वाम किया तो बोले फिर मुझे एक बार आना पड़ेगा तब तू जीतेगा, क्या इतना वोट में ट्रांसफर करा दूंगी। हो गया, डन हो गया, वो जीत के भी आ गए। पुरानी बात है, वहां किसी ने कहा 25 करोड़ का विषय है और भूख भय और भ्रष्टाचार का सवाल है ना। तो कभी कभी सीधी बात भी कर लो, अच्छा लगता है। मैं यूसुफ अंसारी के पास चलूंगा। एक 17 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो 2-3 बड़े चेहरे हैं, चारों उनमें से एक के साथ में बैठा तो उत्तर चुनाव की समीक्षा हुई, तो उसमें हमने पाया यूसुफ कि जितने सीटों पर पश्चिम में समाजवादी और बीएसपी के मुसलमान कैंडिडेट टकरा गए, वहां बीजेपी सट से निकल गई। मोपेड पे थी तो भी फरारी और मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया उसने। क्या लिस्ट रखी थी हम दोनों ने सामने, एक एक टिक करते गए तो पता लगा अरे बाप रे बाप, जहां दोनों के मुसलमान कैंडिडेट हुए क्या वही बीजेपी जीत गई। उन्होंने बीजेपी ने लल्लू जगधर को भी खड़ा कर दिया तो वो भी जीत गया। इस बार भी वो फार्मूला कतई काम नहीं करेगा भाई, ऐसा कैसे मान ले यूसुफ जी? बिल्कुल काम करेगा। और आपने जो बात बताई मैं उससे थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ जी। 2017 और 2012 का मैंने एक एक सीट का एनालिसिस किया। हाँ। जिन ज़िलों को हम मुस्लिम बहुल मानते हैं, यानी जहाँ मुसलमान 19-20% से ज़्यादा है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ज़िलों की संख्या है 29 और इन ज़िलों में विधानसभा की 163 सीटें आती हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 137 सीटें जीती हैं और एक जीती अपना दल ने, तो कुल मिला के हुई 163 में से जी। और ताज्जुब की बात यह है कि जो रिजर्व सीटें वहाँ पर हैं, 31 सीटें रिजर्व हैं, इनमें से 29 जीती बीजेपी, बाकी 2 समाजवादी पार्टी जीती और बीएसपी ने 1 सीट नहीं जीती इनमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित वोटर था, जो अभी सुरेश चंद्र जी बता रहे थे कि हमारे इस्लाम मत के लोग समझते हैं, तो उनका तो दलित खुद बीजेपी में भाग गया। इन सीटों से आकलन से पता चलता है। 2012 में इन्हीं सीटों की अगर हम बात करें तो इनमें से 90 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 30 सीटें बीएसपी ने जीती थी। ज्यादा असर होता है और बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें मिली थी। बहकाने वाली बात। अब आती है बात इस चुनाव में क्या होगा। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी के सिर्फ 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 75 साल आजादी के होने जा रहे, अगर किसानों के लिए ही इतने कृपालु थे, दयालु थे, सक्रिय थे, समर्पित थे, तो किसान की हालत सुधर नहीं जाती। लेकिन दुर्भाग्य यह बात जो रोहित कह रहे थे कि भाई साहब किसान इस बार किसान समझ के वोट देगा, दिक्कत यही है किसान किसान की तरह वोट नहीं करता। हमसे एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मिलने आए, उन्होंने पूछा कि भाई साहब हर आदमी नट जाता है वोट सरकार में आने के बाद, हर पार्टी, हमको फिर वही धक्के खाने पड़ते, क्या उपाय? मैंने उनसे कहा था जात से और मजहब से ऊपर उठ के
सिर्फ मिट्टी के नाम पर, खेती के नाम पर वोट करना सीख जाओगे, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब सीधे चलेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं सीखोगे कि यहां जाट, यहां मुसलमान, यहां यादव, यहां वामन, तब तक तो आपको ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे। एक बार फिर चुनाव आ गया है। अगर किसान सिर्फ किसान के रूप में वोट कर दे तो राजनीतिक प्रहसन तो बंद हो ही जाएगा इस देश से, जान लीजिएगा। और उन बातों का कोई अर्थ नहीं इस देश में। वो बातें जनता समझती है कि आडंबर है, कि जब आप ये कहते हो कि नहीं भारतीय के तौर पर वोट होगा और नागरिक के तौर पर वोट होगा, ऐसा कहां होने देते हैं आप लोग। अगर कोई कोशिश करे भी तो सियासत इतनी तेज चलती है कि वो उस हर कोशिश को धस्तीभूत कर देती है। जमीन पर जाइए कैसे कैसे प्लान बन रहे हैं। बोले भाई इस जात के इस वर्ग को सेटल करने के लिए फला नेता को मध्य प्रदेश से बुलाओ, उस जात के उस वर्ग के नेता को सेट करने के लिए फला नेता बुलाओ। अब पूरब भी चले, पश्चिम भी चले और फिर अचानक से ब्रेक ले ले, फिर अब हम तो बीच में खड़े रहेंगे, कहीं नहीं है गए। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। नहीं, एक दिन पहले आरएलडी के उम्मीदवार को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है गठबंधन को हमारा समर्थन। अगले दिन संजीव बालियान मिलते हैं, फिर ये बात बनती है कि भाई समर्थन किसी को नहीं, राजनीति से दूर। तो इससे तो थोड़ी सी ऊहापोह बढ़ गई। और राकेश टिकैत ने कहा था आंदोलन के दौरान कि आचार संहिता लग जाने दो, हम भी अपने पत्ते खोल देंगे। अब तो चुनाव का टाइम आ गया। हरनाम जी देखिए अमिताभ जी, जो टिकैत साहब का, बड़े चौधरी साहब का जो बयान आया है वो थोड़ा लोगों में एक मैसेज तो गया। दूसरे दिन संजीव बालियान भी मिले, लेकिन यहाँ पे जो मेरा पक्ष है आप जानते हो। देखो, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पिछले 32 साल से अनुयायी हैं। ना हम किसी सांसद विधायक के घर आते हैं, ना जाते हैं, ना हमारा उनसे न्योता पानी। हम अराजनीतिक मंच हैं। हम अपनी बात जो किसानों की है वो कहेंगे। अमिताभ जी, किसान को एमएसपी चाहिए, हाँ। गन्ने का भुगतान चाहिए, जो पशुओं से नुकसान है उसकी भरपाई सरकार नहीं कर पाई, और जो राजनीतिक दल के जो भी लोग हैं पक्ष विपक्ष, हम तो ये कहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, गन्ना किसानों को 450 रुपया कुंटल मिलेगा, धान हमारा आज भी 1200 रुपए में बिक रहा है, किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा, दावे बहुत किए जा रहे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आंदोलन के दरमियान जिस तरीके से किसानों को अपमानित किया गया, वो सारी बातें किसान भूल नहीं पाएगा, भले ही किसी का बयान ऊपर नीचे आ गया हो। किसान दुखी बहुत है। ठीक है हरनाम जी, बीजेपी सरकार ठीक आएंगे, दोबारा में आएंगे आपके पास। अयोध्या आंदोलन जब शुरू हुआ, राजनीतिक आंदोलन, वरना अयोध्या की मुक्ति के लिए 500 साल से लड़ाई चल रही थी, उन्हें राजनीतिक आंदोलन जब शुरू हुआ 88-89 से, तो नारा विश्व हिंदू परिषद ने लगाया। विश्व हिंदू परिषद भी यही कहती है भाई हम राजनीतिक हैं, क्या हम राजनीतिक नहीं है। तब उसने नारा दिया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ठीक। और ये भी कहती रही कि हम हैं अराजनीतिक। समाज में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी चीज है हरनाम बाबू, जिसमें अराजनीतिक होने जैसी कोई चीज पैदा ही नहीं होती। या तो आप इधर होंगे या आप उधर होंगे, अराजनीतिक कैसे कोई हो सकता भाई। जिससे आपको कुछ शिकायत है तो आप उसके खिलाफ होंगे, जिससे उम्मीद है उसके पक्ष में होंगे। इसमें अराजनीतिक क्या होता है? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है कि हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते, तो सब लोग हंसते हैं ना।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चाहे राकेश टिकैत हो चाहे नरेश टिकैत हो, आपको एक पोजीशनिंग तो आप लेते ही लेते हो, वो बात सतह पर होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। मैं राजनीतिक मित्रों के पास चलूं उससे पहले प्रेम कुमार जी के पास भी चलूंगा, फिर भाजपा और सपा के पास चलूंगा, जो मेन कंटेंडर हैं, जिनको किसान की करवट से असर पड़ेगा। इधर ले लेंगे करवट तो इधर वाले सुखी, उधर ले लेंगे तो उधर वाले सुखी। प्रेम कुमार जी, माजरा क्या है? किसान सबकी जुबान पर है, लेकिन किसान के दिल में कौन है? अब तो सीधा सवाल यही है, अब तो कोई लंबी चौड़ी तकरीर का समय बचा नहीं। अब तो ये है कि भाई रामलाल पसंद है कि श्यामलाल पसंद है, नहीं। अब मटर का भाव कितना और परवल क्या हिसाब बिका, इसकी चर्चा का तो समय गया। क्या लगता है किसान के मन में कौन? प्रेम कुमार जी, आपको क्या समझ आता है? देखिए अमिताभ जी, किसान, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिक बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जी, किसानों ने एक लंबा आंदोलन जो चलाया है जी, और उसका जो वॉइस था वो एंटी गवर्नमेंट था जी, और किसानों को जो व्यवहार मिला, जो मूल शिकायत थी, वो आंदोलन के दौरान इतने सारे मारे गए, कभी कोई सरकार का प्रतिनिधि उनको सहलाने नहीं आया। जी। इन परिस्थितियों के रहते अभी जो आप ताजा परिस्थिति बता रहे हैं कि नरेश टिकैत जी के यहाँ संजीव बालियान जी का जाना और उनको घर में बिठाना, कुछ समय पहले तक गांव किसान में बीजेपी के नेता प्रवेश नहीं कर पाते थे। इन लोगों ने कह भी रखा था कि इस गांव में बीजेपी नेताओं का प्रवेश वर्जित है, और वो लगभग पालन हो रहा था। लेकिन ये परिस्थिति जो बदली है, एक बात है कि आंदोलन स्थगित है, दूसरी बात है कि चुनाव आ चुका है। तो ऐसे समय में एक तो कि नरेश टिकैत ने जो भी किया कि कोई उनके घर आता है तो उनको आने दिया जाए, एक किसान नेता के तहत उनको एक यही व्यवहार रखना भी चाहिए। दूसरी बात है कि संजीव बालियान जी और नरेश टिकैत जी एक ही खाप से आते हैं, ये भी बालियान ही है एक्चुअली नरेश टिकैत जी। हाँ। तो नरेश टिकैत जी संजीव बालियान के, जैसा कि बालियान जी ने कहा कि वो उनके प्रमुख है, अगुआ है, तो वो वास्तव में है, उस हिसाब से भी है, तो उनका बुलाना, खिलाना, आवभगत करना जायज बनता है। पर राजनीतिक मैसेज जो है, राजनीतिक मैसेज आपने सही कहा कि कोई पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल नहीं होता है। आपने विश्व हिंदू परिषद का उदाहरण दिया, पॉलिटिकल हर कोई होता है। तो देखिए, किसान भी जब बोलता है कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है तो वो पॉलिटिकल हो जाता है। ठीक है प्रेम भाई, ठीक है। नहीं, जब आप उखाड़ फेंकना नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, जब दोबारा मैं हरनाम भाई के पास आऊंगा तब उस सवाल पर चर्चा करूंगा। जब किसान ये कहता है मुझे आलू का ये रेट चाहिए, मुझे मूली का ये रेट चाहिए, सरसों का ये रेट चाहिए, धान का ये रेट चाहिए, तभी आप राजनीतिक हो जाते हैं। राजनीतिक सत्ता ही दाम देगी ना। एक खेत वाले को दूसरा खेत वाला थोड़ा दाम देगा। इसलिए मैं कहता हूं राजनीतिक तो होना ही पड़ता है। अब मैं आता हूं राजनीतिक मित्रों के पास, वहां से बात और साफ होगी। लेकिन जो बात प्रेम कुमार भाई ने कही, एक ही खाप है, हम दोनों को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, टिकैत परिवार को भी और संजीव बालियान को भी। इन्हीं दोनों के बीच में, नरेश टिकैत और संजीव बालियान के बीच में गुत्थम गुत्था हुई। इनके समर्थकों में लाठी डंडे चले, मुकदमेबाजी हुई इसी आंदोलन के दौरान। क्या नरेश टिकैत ने कहा घुस के दिखाएं, संजीव बालियान ने कहा कि कोई माई का लाल रोक के दिखाए, हम तो आएंगे। ये हो चुका है एक ही परिवार और खाप होने के बाद भी। ऐसा नहीं है मित्र, इसीलिए तो आज सवाल उठा, इसीलिए सवाल उठा है। मामला इतना सीधा नहीं है, इसमें कहीं पेंचे। भैया एहसन सिंह साहब, ये बताओ आपको क्या लगता है, किसान और किसान में भी भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के बाद उसकी सक्रियता भी बढ़ी आंदोलन के कारण, और आंदोलन के बाद उसका कद भी बड़ा हो गया। लोगों के जहन में उसकी भूमिका बड़ी हो गई। ऐसे में आपको क्या समझ में आ रहा है, संजीव बालियान और टिकैत परिवार का मिलन
और फिर किसान यूनियन का ये कहना कि भाई हम राजनीति में नहीं पड़ेंगे, सबको आशीर्वाद है। आपको सेंस ऑफ रिलीफ लग रहा है कि भाई चलो जान बची हो लाखों पाए, मामला इतना तो निपटा कम से कम, ऐसा लग रहा है? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा किसानों के हित के लिए कार्य की है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और जब उस पे आप पूछेंगे तो मैं दे दूंगा अभी जो आपका सवाल था जी। तो जो टिकैत साहब हैं वो सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, और इस समय वोट का समय चल रहा है, हमें सबके पास जाना है। इस क्रम में हम जो है राकेश टिकैत साहब के पास भी जाएंगे और संजीव बालियान साहब गए और उन्होंने एक बात कहा कि किसान उसके साथ हैं जो किसानों के लिए ज्यादा काम करेगा। तुलना में आप देखेंगे, अब मैं एक एक करके गिना दूं कि किसानों की सबसे हितैषी, ये आंकड़े के मत गिनाइए, मैं एक आंकड़े पे मत गिनाइए, मसला ये नहीं, इतना सरल भी नहीं, ठीक है ना। ये काम प्रेस पार्टी ऑफिस में करने दीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां आंकड़े ठीक है। कई बार ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनका फिर प्रायश्चित भी मुश्किल होता है। वाजपेयी जी के समय में कारगिल हुआ, एसएन सिंह याद करिए, जो शहीदों के शव आए उसमें किसी बड़े आदमी के यहां नहीं आया शव, मरा तो गांव के किसान का बेटा मरा हुआ, शहीद हुआ। भारत की आर्मी में कितने आईएएस परिवारों के बच्चे हैं, कितने बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं और कितने राजनेताओं के बच्चे हैं, बताइए। हरनाम सिंह के बच्चे हैं वहां, बाप खेत में बेटा सीमा पर। हम उन पर आरोप लगाएंगे कि ये देश के विरुद्ध काम कर सकते हैं। इस देश में सब लोग देश के विरुद्ध, कोई भी देश के विरुद्ध काम को भले ही कर जाए, लेकिन किसान देश के विरुद्ध काम नहीं करता। किसान के पास चोरी चपारी का कोई काम नहीं। और एक बात ध्यान रखें सब लोग, जब मैंने एक बार कहा है पहले, जब इस देश में बाबा विश्वनाथ का दरवाजा बंद था, अजमेर शरीफ की ड्योढ़ी बंद थी, बांके बिहारी का पट बंद था, संसद बंद थी, विधानसभा बंद थी, सब अपनी जान बचाए घूम रहे थे, तब इस देश में किसान था जिसने इस देश के पेट की आग को शांत किया। कटाई के 2 मौसम आए उस वक्त, पहली लहर में, दूसरी लहर में, 3 मौसम। एक अनुमान के अनुसार कम से कम 30-35 करोड़ किसान रहा बाहर, खेत से लेकर और मंडी तक। कोई रहा, नेता तक नहीं आए निकलकर डर के मारे। सबको जान प्यारी थी, किसान को नहीं प्यारी थी क्या? और उससे हम ये कहें कि तुम देश तोड़ने वालों के साथ हो, कोई कहे कि तुम खालिस्तानी हो, कोई कहे तुम पाकिस्तानी हो, नहीं। और जाके पूछिए जिन लोगों ने देश नहीं देखा, वो नासमझी की बातें अक्सर करते हैं। जिन्होंने देश देखा उनको थोड़ी समझ पैदा हो जाती है। जाइए लेह लद्दाख, द्रास, बटालिक, वहां के जो गरीब किसान है ना सिंह साहब, उनका और सेना के जवानों का रिश्ता देखिए वहां, क्या? तब हमको समझ में आएगा कि किसान के दिल में भारत माता धड़कती है। वो गरीब है लेकिन कोशिश करता है कि सेना का जो जवान घर से दूर यहां तैनात है उसकी सेवा मैं कैसे कर सकूं। सरकार इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं, चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं। भारत माता की आत्मा अगर कहीं बसती है तो भारत के किसान में बसती है। पेट के अलावा, पेट के बिना कैसे चल सकता है जीवन? नहीं ना। तो देश भी किसान के बिना कैसे चल सकता है? ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से दूध और ऑस्ट्रेलिया से दही और अफ्रीका से दाल मंगा के 150 करोड़ का पेट भर पाएगा कोई?
विधानसभा के चुनाव के मैदान में उतरने को जा रहे हैं विक्रम राव साहब, वरना उत्तर प्रदेश ने एक लंबे अरसे से यही देखा विधान परिषद 18 साल जी, 18 साल बाद वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सीधे लड़ रहा जनता की अदालत से जाएगा जी। मुझे एक आपने बहुत सुंदर तार्किक विवरण दिया है, तुलनात्मक भी, मैं जोड़ने की जरूरत करूं? अरे सर जी, मुझे ये भी कहना है दोनों मुख्यमंत्रियों के जो दावेदार हैं इनके वोटर वही होंगे जो संसद के चुनाव में वोट दे चुके हैं या नहीं दिया है, आजमगढ़ में और गोरखपुर में। ये भी एक सामने जोड़ दूं आपके लंबी फेरिस्त में, पर आपके मुकाबले तो नहीं लेकिन अब तक जी। और मुझे अब ये कहना है, एक बात बताऊं आपको जी, अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, उसी जहाज में अखिलेश यादव थे, उनका एक उसी वक्त बयान मेरे सोशल मीडिया के टेलीफोन पर आया, मैं उठ के गया उन तक। मैं कहा महाराज आपने कह दिया कि आप काउंसिल में कंटिन्यू करेंगे तो क्या आपकी सेना बिना सेनापति के लड़ेगी? वही जो आप कह रहे थे कि जनता के द्वारा चुन के आए, वरना नेता क्या है वो तो फिर प्रधानमंत्री भी आ चुके कई बार, कई प्रधानमंत्री चुनाव जिंदगी में लड़े ही नहीं, सीधे पीछे डोर से आगे। जहाँ लोहिया कहते थे पिछले दरवाजे से घुसपैठ पसंद नहीं है, राजनारायण को निकालने की धमकी दी थी लोहिया ने कि राज्यसभा में जाओगे लोकसभा हारने के बाद। तो आपने जो कहा कि जनता द्वारा चुनी, यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दुनिया भर में है, हाउस ऑफ कॉमन से लेकर और जगह भी। तो अच्छा हुआ ये, कम से कम सेनापति आगे चल रहा है, तलवार ढाल लेके लड़े, भुगते, समझे क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक बात। कीर्ति निधि जी, तो इस बार मन बना लिया कि चलो भाई मुकाबले में उतरा जाए, रण क्षेत्र में उतरा जाए? देखिए अमिताभ जी, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी नेतृत्व अगर कहेगा, पार्टी के नेता कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आज फिर कहा पत्रकार साथियों से कि आजमगढ़ की जनता ने हमें सांसद बनाया, हम आजमगढ़ की जनता से बात करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, फिर फैसला लेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, लड़ना है तो कहां से लड़ना। एक बात और भी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों पे लड़ेंगे। जो अलायंस है उसके भी नेता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश यादव, और उनको 403 विधानसभा सीटों पे लड़ना है, लोगों को चुनाव जिताना, इसलिए जिम्मेदारियां ज्यादा। लेकिन अगर उस जिम्मेदारी के बाद भी ये फैसला अध्यक्ष जी का रहेगा चुनाव लड़ने का, निश्चित रूप से सराहनीय फैसला रहेगा। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भी चाहता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े। और आज मैं तमाम नेताओं की टिप्पणियां सुन रहा था अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव सुरक्षित सीट खोज रहे हैं, और जो विकास की बात करते थे, विकास जहां किए वहां से लड़ जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि बहुत विकास की चर्चा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद गोरखपुर वापस ले आए। ठीक है, आइए सबको एक बार बहस में ले आए, फिर लंबी 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 बात सेकंड राउंड में सबको बहस में ले आए। जो दो बातें मुझे कीर्ति निधि जी यानी समाजवादी पार्टी के वक्तव्य पे कहनी है। एक चीज, ये बात योगी आदित्यनाथ कहें कि जहां से आला कमान कहेगा वहां से लड़ेंगे, ये लड़ने को कहेगा तो लड़ेंगे, नहीं मना करेगा तो नहीं लड़ेंगे, समझ में आएगी बात। लेकिन ये बात मोदी जी कहें तो समझ में नहीं आएगी, वो खुद ही आला कमान है। वैसे ही बसपा में मायावती जी और सपा में अखिलेश जी अगर ये कहे कि पार्टी आला कमान कहेगा तो हम ऐसा करेंगे, तो ये चीज हास्यास्पद हो जाती ना ना ना। वही नेतृत्व है, अरे रुको भाई रुको, वही नेतृत्व है, ठीक ना, वही नेता है, वही नेतृत्व है, वही पार्टी है, ठीक। बसपा में सतीश मिश्रा थोड़ी ना तय कर देंगे कि मायावती लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, ना यहां राजन चौधरी तय कर सकते।
इसलिए मैंने कहा वो चीज़ ठीक नहीं। और दूसरी बात, मैंने अपने आरंभिक उद्बोधन में एक बात कही थी जिसका लाभ दोनों को मिलता, योगी आदित्यनाथ को भी, अखिलेश यादव को भी। मैंने कहा था कि ये परसेप्शन गलत है कि कमजोर सीट पर बड़ा नेता उतर रहा, नहीं, बड़ा नेता ऐसी सीट पर उतारा जाता है ताकि उसको अपने चुनाव में ज्यादा फंसना ना पड़े। कार्यकर्ता चुनाव लड़वा के वहां से जितवा के भिजवा दे और वो बाकी सारी सीटों पर कैंपेन कर पाए। इसलिए इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी उतने बड़े कद के नेता के लिए कोई सीट कमजोर और मजबूत होती है ना, ऐसा नहीं। जवाहरलाल फूलपुर से चुनाव लड़ते थे तो देश में और कहीं से जीत नहीं सकते थे क्या? और ये तर्क किसी पार्टी नेता का ठीक नहीं, ना ये भाजपा वालों का, ना कांग्रेस वालों, ना सपा वालों का, कि वो ये कहें कि जी हमारे नेता को 403 पे लड़ाना है। तो ये तो सोच के राजनीति में आना चाहिए था। अगर नेतृत्व करना चाहते हैं तो ये तो पहली शर्त है नेतृत्व की। ओपी सिंह जी, अब की पूर्वांचल में ही 2-2 हाथ हो जाएंगे, बहुत दूरी भी नहीं है भौगोलिक रूप से भी, और अभी तक तो तुकबंदी भी मिल रही, गा से गोरखपुर और गा से गोपालपुर। आगे क्या होगा भगवान जाने। नहीं जी, भोजपुरी में फरिया लिया जाएगा, भोजपुरी में फरिया लिया जाएगा, बिल्कुल फरिया लिया जाएगा जी। अमिताभ जी, शुरू में ही आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। और आपने ये भी कहा कि दोनों लोग 5-5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश का सरकार चलाए। तो जाहिर सी बात है अमिताभ जी कि जनता 2012 से 17 वाले मुख्यमंत्री और 2017 से 22 वाले मुख्यमंत्री के काम काज की तुलना करेगी। जी ठीक बात है। दोनों को काम को देखेगी कि आखिर हमारी भलाई किसने किया, हमारा विकास किसने किया, हम सुरक्षित किसमें रहे, ये सारी चीजों का आकलन हो रहा है। ये बात और है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित है और योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है, क्योंकि किसी प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी नहीं बुलाए जाते। योगी आदित्यनाथ जी चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह बुलाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव से ज्यादा लोकप्रिय। दूसरी बात ये है कि जो चुनाव हो रहा है इसमें अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि बताइए 5 काम कोई ऐसी सरकार ने किया हो, गिना दे जिसको उसने किया हो, बिजली किसने दिया हो, हमारे जमाने में गुंडा राज नहीं था, हमारे राज्य में बड़ी सुख शांति थी। ठीक है, इस विषय पे बाद में आएंगे, इस विषय पे बाद में आएंगे। मैं केवल त्रिपाठी जी को बहस में ले आऊं, अब नहीं सेकंड राउंड में आएंगे। अभी तो लंबी बात होगी। जब बसपा इस हैसियत की हुई कि राज्यसभा भेज पाए किसी को, तो काशीराम ने मुझसे कहा एक दिन कि हम सोच रहे हैं जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा भेज दें। जयंत मल्होत्रा के बहुत एहसान है पार्टी पर, हम पर थे भी एहसान, लेकिन उसके साथ जो राइडर उन्होंने लगाया वो नहीं है। वो मुझे आज स्मरण आ रहा है राव साहब, उन्होंने कहा कि लेकिन अग्निहोत्री जी ये पहला और आखिरी प्रयोग करूंगा, क्या उधार चुकाऊंगा जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा भेज के। उसके बाद जितने भी ऐसे लोग हैं बड़े पैसे वाले, इनको लोकसभा की टिकट दूंगा, विधानसभा की दूंगा, राज्यसभा और विधान परिषद की नहीं दूंगा। वहां तो वही आएगा जिसने DS4 के लिए काम किया हो। बाद में वो नियम चला नहीं चला वो मायावती जी जाने। सृष्टि, क्या पार्टियों को ये लगता है कि भाई अपराधी ही चुनाव जिता सकता है? एक। दूसरा, अपराधी आ जाएगा तो अपनी सीट तो जीतेगा, 4-6 सीट पे और असर डालेगा। क्योंकि हम जितनी पार्टियों को देखते हैं, कोई पार्टी इस मोह से कभी अलग नहीं हो पाई। बाकी सब मुद्दे बदलते रहे, कभी मंडल हुआ, कभी मंदिर हुआ, कभी कमंडल हुआ, कभी बहन जी की भाईचारा कमेटी हुई, कोई न कोई मुद्दा बदलता रहा। क्या राजीव गांधी के समय में दूसरा मुद्दा था, अयोध्या में शिलान्यास हुआ मंदिर का, सब होता रहा। लेकिन दागी जिंदाबाद का नारा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने कभी नहीं छोड़ा।
सृष्टि जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? अमिताभ जी, इसके पीछे कि हमारी बहुत डीप रूटेड मानसिकता रही है जी। एक जो दबंगई की मानसिकता है, दबाने की, लोगों की आवाज को कुचलने की, कि अगर आप बाहुबली हैं तो आपको ऑटोमेटिकली या तो लोग आपसे डर के आपके साथ आते हैं और या तो आपके उससे प्रभावित होकर आपके साथ आते हैं। आई थिंक ये हमारी मानसिकता रही है आज तक, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे हम पूर्वांचल और इन सेक्टर्स की अगर बात कर ले, इन क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ पे हमेशा से बाहुबली वो ज्यादा भारी रहे हैं अपने उसमें। नहीं, आप पश्चिम को भी ले लीजिए ना, पश्चिम के बाहुबली बुरा मान जाते हैं, वो कहते हैं भैया आप हमेशा पूर्वांचल के बाहुबलियों को बड़ा बताते हो, हम भी कम नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं, वो बुरा मान जाएंगे नहीं तो। हाँ जी, आपसे पूरे उत्तर प्रदेश को ही ले लेते हैं। बाहुबलियों के साथ यही मुझे लगता है, एज एन इंडिविजुअल मैं कह रही जी, कि उनको खड़ा करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो इंसान है ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। या तो आप इनसे डरिए या तो इनके साथ आप सामने आ जाइए, इनसे इम्प्रेस होके, कि अगर आपको उसी लाइन पे जाना है तो। एक डर का जो माहौल है वो क्रिएट किया जाता है बाहुबलियों को खड़ा करके। और आज जैसे हम यहाँ क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, सब पार्टियों में है, कांग्रेस ने भी कुछ उम्मीदवार निकाले हैं जिनके ऊपर केसेस है, आई विल एक्सेप्ट इट। कोई पार्टी यहाँ पे स्वच्छ नहीं है 100%, लेकिन जब हम क्रिमिनल्स पे बात करते हैं तो मौजूदा हालत में अगर हम एडीआर की रिपोर्ट पे भी बात करें तो 35% भाजपा में क्रिमिनल्स हैं अभी, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं। उसकी काट में अभी अगर 10 नाम हमारे प्रत्याशी हैं जिनपे केसेस हैं, उन 10 के अलावा हमारी जो अभी लिस्ट है उसमें 40 महिलाओं का आप नाम देख लें, वो पीड़ितों का नाम दिया है हमने आगे। तो हम राजनीति को डीक्रिमिनलाइज करने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आगे हमारी शुद्धिकरण में भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक कह रहे हैं आप, बस ठीक है, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। मैं ये कामना करता हूँ। मैं सुरेश जी के पास चलूंगा। सुरेश जी, आपकी पार्टी तो कसम भगवान की है टार्च लेके ढूंढती है, बोले अगर बवाली हो, एक मैं सुन लो, मारा सुन लो, आप जानते हो मैं तो कभी सच के अलावा कुछ बोलता नहीं, ना मुझे इनसे टिकट चाहिए ना उनसे, तो मेरी सेहत पे क्या फर्क। आपकी पार्टी तो ये कहती है कि भैया ऐसा कोई बताओ जो बवाली भी हो, जेब में भी मजबूत हो, माल पानी वाला भी हो, तो डबल बोनांजा कर दे तुरंत। क्या आप उत्तर दो, फिर मैं 10 नाम बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश भर में प्रसिद्ध हैं, बवाली भी हैं और माल वाले भी हैं बड़े। उनको सबसे पहले बीएसपी ने माथे पर तिलक लगाया। जी सर सुनिएगा जी। अग्निहोत्री जी, आप जानते बहुजन समाज पार्टी की संरचना के विषय में जानते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने ये सिद्धांत दिया था कि जैसा समाज वैसा नेता, और बलात्कारी बनाएंगे। सर सुनिए, नहीं, बलात्कारी तो वो तो अपराधी है जी, लेकिन ना बिकाऊ समाज बनाने वाली कंसेप्ट बहुजन समाज पार्टी की रही है। जब न बिकने वाला वो होगा और जब हमारी जैसा समाज वैसा नेता, मतलब अगर कौन वकालत करता है टिकट देते वक्त, लोग तो ले जाते हैं ना नेता के पास में कि ये हमारा बहुत बढ़िया है। दूसरे में एक अनुरोध करना चाहूंगा, मैं उस चीज में फेवर में नहीं हूँ रत्ती भर भी, न मेरी पार्टी, न मेरी आका, न मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी, भाई अपराधी और अभियुक्त, अपराधी और अभियुक्त देखो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है कानून की निगाह में। मैं उसकी व्याख्या भी नहीं करना चाहूंगा। हम करेंगे व्याख्या, हम करेंगे व्याख्या, आप समझ गए। और हमारे दल में सुनिएगा सर जी, रमाकांत उमाकांत आए। रमाकांत जी ने जब दुकान उकान कब्जाने का बात कहा, माननीय बहन जी ने अपने निवास पर लखनऊ पर बुला करके और उधर पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बुला करके उसको अरेस्ट कराया था। और रघुराज प्रताप सिंह जो यहां तक कह दिया गया था कि कुंडा का गुंडा, तो ऐसे आदमी का मुकाबला किया है बहुजन समाज पार्टी ने। लेकिन मैं एक बात से आपकी से सहमत हूं कि जब हवा चलती है तो चूहे के बिल पर भी लगती है। इन लोगों ने, इनके मुखियाओं ने जिन्होंने पार्टियां बनाई, उन्होंने वो सिद्धांत। एक मिनट है क्या राजनीति में मैगी कल्चर अगर कोई पार्टी लाई तो वो बसपा लाई,
अब मैगी कल्चर बता दूं, मैगी कल्चर क्या है जिसको मैं मैगी कल्चर कहता हूं। सृष्टि सुनिए भैया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है धर्मेंद्र बाबू। मैगी कल्चर, आज आप रात में सोए, सुबह उठे, अंगड़ाई ली, चाय पी, अखबार देखा, बोले यार एमएलए बनने का मन कर रहा है, हल्का हल्का है, बोले चलो बीएसपी। क्या ये केवल बीएसपी ने रास्ता खोला? उससे पहले ऐसा रास्ता नहीं था। मुझे तो 35 साल ये देखते हो गए। ये बीएसपी ने किया कि आज एमएलए बनने की इच्छा करो और 15 दिन में विधानसभा में बैठो। क्या आओ तो एक बार मिल तो लो। क्या जिसने वो रेगरपुरा में लिखा होता कि एक बार मिल तो ले, रिश्ते ही रिश्ते, वैसे बीएसपी ने नारा दे दिया एमएलए एमपी बनना, एक बार मिल तो ले। अमरमणि बोले आ जाओ, मुख्तार अंसारी बोले आ जाओ, बोले फलाने जटायु प्रसाद आ जाओ। क्या एक से एक लुच्चे लफंगे सबको आप लोगों ने राजा बना दिया महाराज। सर मेरी बात सुनेगा, जो आपकी कंसेप्ट आपने जो जिक्र किया उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो अंसारी साहब का रोरों का जिक्र किया, मैंने अभी कहा कि जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो चूहे के बिल पर भी उसका असर होता है। तो मुझे बताइएगा, अरे भाई तो दलित शोषित वंचित की पार्टी तो कम से कम गुंडों से दूर रहती। ये गुंडे तो दलित को मारते रहे। ठीक भैया धर्मेंद्र राय जी, धर्मेंद्र राय, अब ये मुझे ऐसा लगता है मैगी कल्चर सारी पार्टियों में आ गया। पहले एक, ठीक है सुरेश भाई रुकिए, पहले ये केवल बसपा ने इसको, बसपा इसकी जननी है मैगी कल्चर की। क्या जनसंघ के समय से भाजपा में सबसे मुश्किल होता था टिकट का मामला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। क्या समाजवादी में भी थोड़ा बहुत आंदोलन का पक्ष देखते थे, कांग्रेस भी देखती थी कि चाल चलन आंदोलन कुछ राजनीति की है कि नहीं। ये बसपा ने जो नया आउटलेट खोला उत्तर प्रदेश में आके, नहीं जैसे लिखा होता है या खोड़ा में जाओ दुकान में लिखा होता है हाथ की हाथ मोबाइल रिपेयर कराएं, है ना, अमिताभ जी छोड़ के नहीं जाए, वैसे उनने कहा भैया तुरंत आओ टिकट लो एमएलए बनो। धर्मेंद्र राय, इससे भी अपराधियों का मनोबल बढ़ा क्या, और आप सब लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगे। 24 घंटे, सुरेश जी रुकिए भाई, 24 घंटे वाले लोग आपके यहाँ भी टिकट पाने लगे, समाजवादी में भी पाने लगे, कांग्रेस में भी पाने लगे। 24 घंटे वाले नहीं सुरेश जी, 8 घंटे वाले हमने देखे। आप कहाँ चक्कर पड़े हो, छोड़ो, ठंड बहुत है। हमने तो 8 घंटे वाले देखे टिकट लेते हुए, अब काय को कहलवाओगे, छोड़ो। धर्मेंद्र राय, कार्यकर्ता आपकी बात सुनने में ही मजा आ रही है जी, भैया बताओ। माननीय अमिताभ जी, आपको सब जानते हैं और आपकी बात सुनने में ही आनंद आ रहा है। हम लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं। आप एक राजनीति के बहुत प्रखर जानकार हैं और भारतीय पत्रकारिता के शिखर पुरुष हैं, और आपसे क्या छिपा है। मैं तो इतना कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो बिगड़ी हुई थी उसे 5 वर्षों में हमने बहुत हद तक सुधारा है। अगर कोई भाजपा का भी गुंडा होगा तो वो सिर उठाकर चलने की उसकी हिम्मत नहीं। यहाँ पर गड़बड़ है, देखो धर्मेंद्र बाबू, यहाँ पर गड़बड़ क्या है, सवाल तब पैदा हो जाता है जब धनंजय 25,000 का इनामी है और वो क्रिकेट खेल रहा है और एसएसपी वहां नमस्ते कर रहा, सैल्यूट मार रहा, कर रहा सर सिगरेट लाऊं, बोले नहीं बेटा सिगरेट नहीं, चाय बोल के आओ जल्दी से गुड्डू को, है, और पान ले आना उधर से, है। ये जो भाव है ना, कप्तान से पान मंगा रहे और बीड़ी मंगवा रहे, धनंजय भागे फिर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी। अब छोड़ो ना महाराज, कौन भागा फिर रहा है, हमको भी पता, आपको भी पता। इस आधार पर राजनेताओं को छूट मत दीजिए कि ये आरोपी हैं, अभियुक्त नहीं। मोहल्ले को पता होता है कि इन्होंने लड़की छेड़ी, मोहल्ले को पता होता है ये पहले गिरे कट थे, मोहल्ले को पता होता है ये पहले मोटरसाइकिल चोरी करवाते थे, मोहल्ले को पता होता है ये सोतीगंज में गाड़ी कटवाते थे, अब एमएलए हो गए। नहीं पता होता है क्या? मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अभी ये तय नहीं कर पाई। वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी, राह कौन सी जाऊं मैं, बाजी चलूं विरक्ति रचाऊं, राह कौन सी जाऊं। भाजपा अभी मुझे लगा तौल रही है कि इस ओपीएस का क्या हो सकता है असर, फिर कोई राय दे। आपको क्या लगता है कि जो भाजपा कह रही है कि भाई जनता आपको जानती है, आप कई बार शासन कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, भूली नहीं है, इसलिए आपके इस ऐलान का कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा ऐसा कह रही है। मनोज यादव, देखिए 2012 से 2014 के बीच अमिताभ जी समाजवादी
बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे पाने की कंडीशन में हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। लेकिन 14 में एक अवतार हुआ इस देश में, और उस अवतार व्यक्ति ने कहा कि यूं ही मेरा हाथ थोड़ा देखिएगा, यूं ही 15-15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि हमारा 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता लेके क्या करने का मतलब। भाई 70 सीटें जिता दी आपको और आपको प्रधानमंत्री बनवा दिया, आप प्रचंड बहुमत की सरकार में आप आ गए, बहुमत के साथ आ गए, तो 15 लाख कहाँ है, ये बात जवाब आप दे देना। हमने तो इसलिए बंद कर दिया था कि आप जनता को 15 लाख मिलने जा रहा है, हम क्या करेंगे 3,000 देके, और जनता ने आपकी बात सुनी और आपको भेज भी दिया पार्लियामेंट में, बहुमत भी दे दिया। अब आता हूं मुद्दे पे। आज का मुद्दा जो है वो बीजेपी के उस स्तर की बेचैनी पैदा कर रहा है जिसमें किसी भी एमजी की अगर आप दवाई खा लो जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, वो ऐसी कोई दवा नहीं बनी। इसकी दवा सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों के पास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जैसा कि अभी विजय जी ने एक बात को कहा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा, तो इस देश का जो जॉब करने वाला व्यक्ति अमिताभ जी, वो ये महसूस कर रहा था कि ये अगर पेंशन बंद हो रही है तो कुछ बेहतर विकल्प सरकार हमारे पैसे का प्रयोग करके देश का डेवलपमेंट। लेकिन हुआ क्या, हर तरफ एनपीए का शोर है, हर तरफ एनपीए का शोर है, और पैसा कहां जा रहा है, दो लोगों के पास। तो समाजवादी पार्टी को और हमारे राष्ट्र नेतृत्व को समझ में आ गया कि ये सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को ठगा है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हम एक सरकार की खुशहाली नहीं देना चाह रहे, हम आने वाले 50 साल की खुशहाली देना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको ठीक मनोज जी, ठीक, मैं एक बार सचिन रावत को बहस में ले आऊं। आज जो चीजें कांग्रेस ने कही वो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं उन चीजों की एडवोकेसी करता रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, ये पुरानी पेंशन के मसले पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के परिसंघ के नेता हैं दिनेश जी, वो मिले प्रियंका जी से, तो उन्होंने कहा आप घोषणा कर दो इस मांग के समर्थन की। प्रियंका जी हिचक गई, बोले नहीं ये तो बहुत देशव्यापी मसला है, बड़ा बवाल है इसमें। तो कम से कम वो जोखिम समाजवादी पार्टी ने उठाया, तो मायावती से तो मिलना ही मुश्किल है कर्मचारी संघों का, लेकिन प्रियंका जी से मिले थे वो लोग, तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। खैर सचिन रावत, आपकी चीजें बड़ी अच्छी है मित्र, मतलब लिखत पढ़त में अच्छी चीजें, मैंने भर्ती विधान पढ़ा, लेकिन दो समस्याएं। एक समस्या, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, औजार नहीं है जहां से इलेक्शन ट्रांसफॉर्म होता है। नेता नारा दे सकता है, डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है, गांव-गांव आदमी तो चाहिए एक। और दूसरा, जैसे आपने कहा, आपने भर्ती विधान में कहा कि जी पेपर लीक होने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक, कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर राघवेंद्र सिंह के सरकार में भी जारी हो रहा, समाजवादी की सरकार में भी जारी होता था, और मायावती जी के समय में भी जारी होता था, और फिर जारी होते ही उस कैलेंडर को नीचे बक्से में रख देते थे सब। वो 2011 की भर्ती हिचकोले खा रही। एक दूसरा, ये भी नहीं पता लगा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों के साथ एक बीमारी अदालतों की भी है। 2011 की भर्ती भी अदालत में है, 2019 की भर्ती भी अदालत में है, 20 की भी और 21 की भी। सचिन रावत जी, दांव ठीक है, लेकिन किंतु परंतु बहुत लगे हैं जी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी जो है इस बार विजन को लेकर के चुनाव मैदान में है जी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पहले महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्थान के लिए पहली बार हुआ इतिहास में महिला घोषणा पत्र, महिला मैनिफेस्टो लेकर के आई। और आज जो उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवा हैं, उनके लिए मैनिफेस्टो बनाया गया है, और उनका मैनिफेस्टो बनाने के लिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय में, हम लोगों ने जितने आंदोलन कर रहे हमारे साथी थे जो इस सरकार से प्रताड़ित थे, उनसे बात की, हर चौराहों पे हमने बात की, और चौराहों पे बात करके जो निकल के आया कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी के हालात उत्तर प्रदेश में हैं।
और जहां तक अटेवा की बात आपने की है, जिनका नाम आपने दिनेश जी का लिया है, उनसे प्रियंका गांधी जी मिली थी। और मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जो एक और मैनिफेस्टो आएगा उसमें इस बात का जिक्र जरूर होगा। और क्योंकि देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं और 7 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, और इस बार का मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार ना जातिवाद, ना धर्मवाद, ना ध्रुवीकरण, ना कोई मजहब। इस बार का मैनिफेस्टो से एक जो उत्तर प्रदेश में युवा हैं जो लगातार बेरोजगार हैं, 3 दशक हो गया अमिताभ जी, सपा, बसपा, भाजपा सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को दरकिनार रखा। आज युवा अगर रोजगार मांगता है उस पर लाठी भाजी जाती है, लेकिन उन युवाओं को रोजगार के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। सचिन जी एक मिनट बाबू, कांग्रेस की दिक्कत मालूम क्या है? आप लोग बुकिश हो बहुत ज्यादा, आपकी लीडरशिप, ठीक? सुन लीजिए कि मेरी बात ध्यान से, बड़े बड़े एक्सपर्ट हायर किए जाने कितने कितने पैसे में, लेकिन बुद्धि कहां से लाओगे? बुद्धि कहां से लाओगे मित्र? वो बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, वो भारत की हकीकत नहीं जानते। मैं बताऊंगा, कहीं नहीं आई बात। मैं मानता हूं कि 2 तरह की कोशिश पश्चिम में दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की कोशिश होगी कि कैराना का पलायन और मुजफ्फरनगर का दंगा दोनों जीवित रहे जहन में, और इसी के आधार पर चुनाव का रथ आगे बढ़े। अखिलेश और जयंत का गठबंधन चाहेगा कि स्लेट से ये मिट जाए इबारत दंगे की और पलायन की। आपको जमीन पर क्या दिख रहा, और अमित शाह के आज के दौरे से आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आमोद। देखिए अमिताभ जी, शार्प वर्टिकल डिवीजन दिखा मुझे आज कैराना में, और उसी की कोशिश भी हो रही है। और जहाँ तक बात कैराना के पॉलिटिक्स की करें तो कैराना में निश्चित तौर पे जो घर छोड़कर लोग गए थे वो एक बड़ा अहम हिस्सा यहाँ की राजनीति का रहा है, और बीजेपी बार बार उसी चीज़ को कुरेदने की कोशिश भी करती रही है। 2017 के चुनावों में भी कुरेदा गया, हालांकि यहाँ पर स्थानीय रूप से बीजेपी को नुकसान हुआ, चुनाव हार गई थी मृगांका, लेकिन उसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हुआ और बीजेपी 107 में से 83 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीती थी। तो ये बात बीजेपी के आला कमान के लोग बखूबी जानते हैं कि कैराना अपने आप में कितना अहम हो जाता है। इसलिए कैराना में बहुत शार्प डिवीजन है और यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तगड़ा है। मैंने यही दिखा है दिन में। जी अमिताभ जी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, उनके पार्टियों की जो कोशिश है कि भाई जेएम जाट प्लस मुस्लिम इस समीकरण पर चुनाव आगे बढ़े और हिंदू मुस्लिम का डिवीजन नहीं हो, जाट प्लस मुस्लिम एक तरफ और बाकी एक तरफ, ये डिवीजन इनको सूट करता है अखिलेश को, और हिंदू और मुस्लिम वाला सूट करता है बीजेपी को। तो जो अखिलेश की तरफ वाला J+M है वो कहाँ कुछ दिख रहा है पश्चिम में आपको और कैराना में खास तौर पर? देखिए जेएम की जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पे वहाँ पे दिख रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई और जो अंदाज़ा लगा वो ये लगा कि जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधि है वहाँ पे तो ये फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन जहाँ पे सीधा सीधा लड़ाई बसपा और बीजेपी की है तो वहाँ संभवतः उतना ये स्ट्रांगली ये फैक्टर काम नहीं करे, क्योंकि आरएलडी का जो वोट है वो सपा में ट्रांसफ़र होगा ऐसा देखकर आज की कम से कम कैराना में देखकर ऐसा लगा कि मुश्किल हो रहा है। यद्यपि सपा का वोट बैंक आरएलडी को ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस गठबंधन में जयंत चौधरी को ज़्यादा फायदा हो सकता है बनिस्पत अखिलेश यादव के।
और कैराना में भी कमोबेश वही सिचुएशन है। कैराना में मुस्लिम 100% पोलराइज है सपा के साथ। यहाँ दो परिवारों की 2 दशकों से ज़्यादा समय से लड़ाई रही है, आपको मालूम है, हसन परिवार की और हुकुम सिंह की परिवार की। आज की तारीख में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका खड़ी हैं बीजेपी से। पिछली बार टिकट मिला था लेकिन चुनाव हार गई थी, 19 में लोकसभा चुनाव हार गई थी। इस बार हसन परिवार से उनके बेटे को, जो एमएलए हैं वर्तमान में यहाँ 2017 में जो जीते थे, उनको जेल जाना पड़ा और उनकी बेटी कमान लेकर घूम रही है इकरा। और इकरा के प्रति पूरी मुस्लिम समुदाय की काफ़ी एकजुटता यहाँ दिख रही है। लेकिन जो जाट फैक्टर है वो वही जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जाएगा कि नहीं, ये बहुत अहम विषय है। देखने वाली बात होगी कि कितना ट्रांसफर हो पाता है। मुझे लगता है कि फिलहाल वो उतना ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात आमोद ने कही। पश्चिम का परिणाम इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी का वोट आरएलडी को ट्रांसफर अगर होता है तो उसी के समानांतर क्या आरएलडी का वोट यानी जाट वोट मुख्यतः समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उसी भाव में मिलता है कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है। अपने मेहमानों से भी इसको समझेंगे। शबनम पांडे, जो बात भाजपा कह रही है वही बात अभी जब पश्चिम में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ रैलियां की थी तो उन्होंने कही थी कि मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूलना चाहिए, और वही बात भाजपा भी कहती है कि भूलना नहीं चाहिए। क्या भाजपा को ये लगता है कि कैराना का पलायन और मुजफ्फरनगर का दंगा, ये दो इशू ऐसे हैं कि अगर इलेक्शन इस पिच पर होगा तो भाजपा अपनी सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएगी जैसा पिछली बार हुआ, या बल्कि कहिए 2013 के दंगे के बाद से लगातार चूंकि इसी पिच पर इलेक्शन होते रहे तो बीजेपी को लगातार लाभ मिलता रहा। शबनम पांडे जी, देखिए अमिताभ जी, अगर हम दंगे की बात पहले करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी प्रदेश का विकास हम चाहते हैं तो सबसे पहले कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। अगर प्रदेश की सरकार लगातार दंगा कराए, चाहे कैराना में करा ले, मुजफ्फरनगर में करा ले, सहारनपुर में करा ले, जवाहर बाग का दंगा करा ले, दंगा कराकर अगर सरकार शासन कराए तो निश्चित तौर पे विकास को एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि विकास नहीं, वो अपने विकास के लिए जनता को दंगे में इसकी आहुति में डाल रहे हैं। और उसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि अगर जनता सुरक्षित नहीं है हम विकास किसके लिए करेंगे? एक मिनट रुको, मेरा प्रश्न दूसरा था। विकास इज ओके, विकास के पक्ष में सब मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए एफर्ट कर रही है बहुत होल हार्टेडली कि ये दोनों चीजें, कैराना में हुआ पलायन और मुजफ्फरनगर में हुआ दंगा, ये दोनों चीजें पब्लिक मेमोरी में ताजी की जाए और शार्प की जाए, गहरी की जाए, और जितनी भी इस पर राख जम गई है कोयले पर, इसको फूंक के कोयले के शोले को और बिल्कुल प्रज्वलित किया जाए। ये मैं कह रहा हूं। एक कहीं मैंने पढ़ाई थी कि कविता, तितली के पर नोचे होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। अच्छा नहीं है सोसाइटी में ये होना, और तराजू का कांटा बीच में रहे इसकी कोशिश करिए। धन्यवाद।